नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान का इतिहास। इसको भारतीय संविधान का इतिहास कहें या संविधान का विकास कहें, ठीक है। तो ये किस चरणों में हुआ, हम देखते हैं कि जो भारत का आज का संविधान है, उसकी जड़ें ब्रिटिश काल से हैं। ब्रिटिश काल कहें तो जो ब्रिटिशों का शासन था हमारे देश में, तब से बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए, तब जाके 1947 हमारे देश आज़ाद हुआ, तब जाके हमारे संविधान का स्वरूप ये सामने निकल कर आया। तो आज हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? तो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम यानी कि 1773 से 1853 के बीच। दूसरा क्या है? दूसरा हम मान सकते हैं कि ब्रिटिश ताज के अंतर्गत अधिनियम। जब भारत में 1857 की क्रांति हुई और क्रांति में अंग्रेजों का काफी नुकसान हुआ, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन जो है वो अपने प्रत्यक्ष हाथों में ले लिया। तो इस तरह से इसको दो भागों में बांटेंगे। आज हम लेके आए हैं इसका पहला भाग। आज हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो अधिनियम पारित किए गए, उसमें किस तरह से संविधान का ऐतिहासिक विकास हुआ, उसमें किस तरह से अधिनियम आए जिनको नियमित किया गया, रेगुलेट किया गया कंपनी के कामों को और भारत के प्रशासन को। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है, यानी कि 1773 से 1857 तक, उसके बीच कितने संविधान संशोधन या यूं कहें कितने उस समय के रेगुलेशन थे और उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो कहीं ना कहीं हमारे संविधान की जड़ें हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान है क्या, कुछ इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। अब मूल रूप से इसमें 395 अनुच्छेद थे, जिनको 12 भागों में विभाजित किया गया था और 8 अनुसूचियां थी। किंतु बहुत सारे संशोधन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप आज का संविधान है जो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, वर्तमान का जो स्वरूप है, उसमें लगभग 470 के करीब अनुच्छेद हैं, जिनको 25 भागों में विभाजित किया गया और कई सारी अनुसूचियां जोड़कर अब अनुसूचियां हो गई हैं 12, ठीक है। तो इस तरह से ये सब कैसे हुआ? ये बहुत सारे अमेंडमेंट, बहुत सारे संशोधनों के जरिए हुआ। बात कर लेते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, कब से कब तक चला? 1857 से 1757 से 1857 तक, ठीक है। और इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को विनियमित करने के लिए, ठीक है, और भारत शासन में उसकी मदद करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए, 5 से 6 कानून बनाए, समय समय पे अमेंडमेंट आए, ठीक है। उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 से लेकर 1764 तक, ठीक है। 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध होता है और भारतीय जो राजा थे, मुगल थे, ठीक है, ये लोग हार जाते हैं, बंगाल का नवाब हार जाता है और ब्रिटिश को, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, BEIC, उसको क्या मिल जाता है? दीवानी अधिकार मिल जाते हैं। कहाँ के? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, ठीक है। उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल जाते हैं और यहीं से अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता शुरू होती है, ठीक है। तो इसी के साथ जब दीवानी अधिकार मिल जाते हैं, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक पद सृजित होता है, बंगाल का गवर्नर, ठीक है, बंगाल का गवर्नर, ठीक है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, बंगाल का गवर्नर बनता है। इन 150 सालों में वो व्यापार करने आई थी, लेकिन वो
राजनीतिक सत्ता की हकदार हो गई भारत में। भारत में उपनिवेश तो बनाया, लेकिन अब उसने भारत में क्या किया, राजनीतिक सत्ता अख्तियार कर ली। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला एक्ट आया 1773 में, जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो दोस्तों क्या हुआ, कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गए, फिर भी कंपनी बहुत ही घाटे में जाने लगी। और यही मौका था अंग्रेजों के पास, जो अंग्रेजी संसद है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास यही मौका था कि कंपनी की जो प्रतिष्ठा है, कंपनी की पावर है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो इनको कैसे रेगुलेट किया जाए, और यही मौका ढूंढ रहे थे। तो अंग्रेजों ने पहला एक्ट लाया। ठीक है, अंग्रेज पहला एक्ट लाए जिसको रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य जो था, अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का उद्देश्य था कि कंपनी पर कैसे नियंत्रण लागू किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये इतनी पावरफुल हो जाए कि इंग्लैंड का जो शासन है उसको चुनौती देने लगे। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, और यहीं से भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। ठीक है, तो इसमें कई सारे प्रावधान किए गए। ठीक है, ये कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने वाला पहला अधिनियम था जो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, इसमें क्या किया, अभी हमने बताया पहला गवर्नर कौन था बंगाल का, पहला गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव। और इस समय जो अधिनियम लाया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर था। हेस्टिंग, ठीक है, याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर था। अब इसमें क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, क्योंकि और भी प्रेसिडेंसी थी, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो ये सोचा गया कि बहुत सारे गवर्नर होंगे, तो जो प्रक्रिया है प्रशासन की या रेवेन्यू की, उसमें क्या आएगी, उसमें अनियंत्रण आ जाएगा। ठीक है, तो किस तरह इसको नियंत्रण नियंत्रण किया जाए, तो बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, और बाकी जो गवर्नर थे उनको इसके अंतर्गत रखा गया, इसके नियंत्रण में रखा गया। तो वॉरेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल नहीं था, ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, सॉरी माफ कीजिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, इस अधिनियम ने क्या किया, मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिए गए, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। ठीक है, जो गवर्नर जनरल को नियम और कानून बनाने की शक्तियां भी दी गई। दूसरा क्या है कि गवर्नर जनरल को 4 सदस्य की एक परिषद प्रदान की गई है जो उसकी सहायता करती थी। जो 4 सदस्यीय परिषद थी, और बाकी क्या थे, 2 शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई हैं, एक अध्यक्षीय शक्ति और दूसरा उसका गवर्नर जनरल का स्वयं का वोट। तो कोई भी निर्णय होता था तो 6 वोट पड़ते थे, 6 वोट पड़ते थे, तो निर्णय फाइनल होता था। ठीक है, अब कंपनी का निदेशक मंडल शुरू होता है। यहाँ पे कंपनी के निदेशकों की संख्या 4 निर्धारित की गई। ठीक है, गवर्नर जनरल को कंपनी के निर्देशकों के आदेशों का पालन करना होता था। अभी क्या था, गवर्नर जनरल क्या है, प्रशासनिक मामले देखता था, और कंपनी के अंतर्गत जो प्रशासनिक मामले थे वो निदेशक मंडल देखता था। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के जो प्रावधान थे उसके अंतर्गत और क्या किया गया, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं है। अभी हाई कोर्ट नहीं बना था, हाई कोर्ट बनेगा जाके आपको 1861 में, 1861 में। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश था और 2 उसके सहायक न्यायाधीश थे। ठीक है, तो ये प्रावधान थे, इतना ही याद करिए आप। ठीक है, अगले एक्ट में चलते हैं। अगला एक्ट था पिट का इंडिया एक्ट। ठीक है, तो विलियम पिट उस समय प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का। ठीक है, विलियम पिट इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। तो इसमें क्या हुआ, ये अधिनियम के द्वारा कई महत्वपूर्ण और परिवर्तन लाए गए, कई संशोधन लाए गए। तो इसमें क्या किया, माना गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो क्षेत्र थे उनको भारत में ब्रिटिश अधिकार माना गया, यानी कि क्या माना गया, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। ठीक है, ये माना गया कि ये ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र है। ठीक है,
अब इसके अंतर्गत क्या किया, क्राउन एंड कंपनी द्वारा जो संचालित ब्रिटिश भारत की एक संयुक्त सरकार की स्थापना की गई है। ठीक है, एक संयुक्त सरकार की स्थापना की गई और सरकार के पास अंतिम अधिकार थे, अंतिम शक्तियां और अधिकार थे। यानी कि सरकार अब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने लगी। अब क्या हुआ कि कंपनी को क्या किया गया, प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उसको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी संसद ने अपने पास रख ली। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दो महत्वपूर्ण बातें हुई। अभी क्या था, प्रशासनिक और रेवेन्यू, ठीक है, दोनों अधिकार जो थे वो कंपनी के पास थे, यानी कि निदेशक मंडल के पास थे। लेकिन अभी क्या किया गया, नियंत्रण बोर्ड, एक नया बोर्ड स्थापित किया गया और दूसरा था निदेशक मंडल, या इसको निदेशक नियंत्रण मंडल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी के जो राजनैतिक और व्यापारिक कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया है। कौन से कार्य, राजनैतिक राजनैतिक और व्यापारिक कार्य। ठीक है, व्यापारिक कार्य अलग कर दिए गए। ठीक है, बॉम्बे और मद्रास गवर्नर जो काउंसिल है उनकी भी स्थापना की गई, वो भी अपना क्या था, छोटे मोटे कानून बना सकते थे। ठीक है, अब आते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या किया गया, इसके अंतर्गत भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण जारी रखने की अनुमति दी गई है। कि जो कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने अनुमति दे दी कि आप इस नियंत्रण को जारी रख सकते हैं। ठीक है, कंपनी का व्यापार अगले 20 सालों तक जारी रखा जाना था। इसमें ये प्रावधान किया गया कि जो कंपनी का व्यापार है वो अगले 20 साल तक जारी रखा जाएगा, ज्यों का त्यों। ठीक है, गवर्नर जनरल को कुछ अधिकार दिए गए, कुछ विशेष अधिकार दिए गए। क्या अधिकार दिए गए कि कुछ परिस्थितियों में जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक है, उसके निर्णय को यह रद्द कर सकता था। और बंगाल गवर्नर जनरल को मद्रास गवर्नर जनरल और बॉम्बे गवर्नर जनरल पर अधिकार दिया गया, ज्यादा अधिकार दिए गए। ठीक है, अब आते हैं 1813 में जो चार्टर एक्ट थे वो 20-20 साल के लिए लाए गए थे। तो 1993 में लाया गया था पहला चार्टर एक्ट। ठीक है, दूसरा आया 1813 में। इसमें दो महत्वपूर्ण प्रावधान थे कि भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, सिवाय चाय के। ठीक है, चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहेगा। और दूसरा, चीन के साथ, ठीक है, चीन के साथ भी एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहेगा। कहीं कहीं लिखा होता है चाय और चीनी, चाय और चीनी का मतलब शक्कर मत समझ लेना आप। चीनी मतलब चीन के साथ जो व्यापार था उसका एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बना रहा। ठीक है, बाकी का जो व्यापार था वो सभी ब्रिटिश कंपनियों के लिए खोल दिया गया। ठीक है, अब अगला अधिनियम क्या आता है, अगला अधिनियम आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है दोस्तों, एक चीज और थी, यहाँ पर कुछ प्रावधान किए गए, शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए। जो भारत में मिशनरी थे, ब्रिटिश जो ईसाई मिशनरी थे, उनको यहाँ पर धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दी गई। और दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया शिक्षा पर खर्च करने के लिए। शिक्षा पर 1 लाख रुपए का बजट आवंटन किया गया। ठीक है, अब अगला अधिनियम क्या है, 1833 का चार्टर अधिनियम है। तो इस समय क्या बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। अभी हमने देखा था बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या बना दिया था, बंगाल का गवर्नर जनरल। कब, 1773 में। ठीक है, 1773 में। ठीक है, अभी क्या करेंगे ये, क्योंकि काफी विस्तार हो चुका था भारत में ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उस समय कौन था, बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक। बेंटिक का नाम याद आया होगा आपने, सती प्रथा का जो उन्मूलन का जो योगदान है या श्रेय है वो विलियम बेंटिक को जाता है। तो भारत का गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ध्यान रखिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का गवर्नर। ठीक है, तो इन चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक।
और भारत का पहला गवर्नर जनरल वो भी था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, कंपनी के चीन के साथ जो व्यापार था, चीन के साथ जो चाय का व्यापार था, उस पर भी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पर जाके आता है कि सभी कंपनियों के लिए, कोई भी ब्रिटिश कंपनी है वो भारत में स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकती थी। ठीक है, तो भारत के प्रदेशों और राजस्व कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। जो राजस्व का प्रावधान था उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब अब क्या था, भारत प्रदेशों का जो प्रशासन था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन कर रही थी, अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा। एक प्रावधान और जोड़ा गया, जो ब्रिटिश सम्राट है, ठीक है, जो क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन है, उसके नाम से किया जाएगा। तथा अब ब्रिटिश उपनिवेश बन गया है इस समय, एक तरह से ब्रिटिश सरकार का, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका एक तरह से उपनिवेश बन गया आधिकारिक रूप से। ठीक है, अब क्या हुआ, गवर्नर जनरल को राजस्व, नागरिक व सैन्य पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया। गवर्नर जनरल को और ज्यादा शक्तियां दी गई। और 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, वो भारत में केंद्रीकरण प्रक्रिया का अंतिम चरण था। जो प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी, 1773 के अधिनियम के साथ जो शुरू हुई थी। ठीक है, अब अगले अधिनियम में बात कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट अधिनियम है। ठीक है, इस लेक्चर का। तो 1853, 33 के बाद 53 का चार्टर एक्ट आया, 20-20 वर्ष के बाद, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, महत्वपूर्ण बात, सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई। और ये परीक्षा कहाँ होती थी, इंग्लैंड में होती थी। ठीक है, और एक ये प्रतियोगी परीक्षा थी। अभी तक क्या था, अभी तक कोई परीक्षा नहीं होती थी, बहुत सारी रिश्वत चलती थी। ब्रिटिश बड़े बड़े घराने के लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करना चाहते थे। उसका मेन कारण था लालच। ठीक है, जो भी अधिकारी आते थे वो भारत को लूट के ले जाते थे। वो सैलरी तो उठाते ही थे, बाकी अपना व्यक्तिगत व्यापार भी करते थे कहीं ना कहीं। ठीक है, और अपने जब वहां पे जाते थे तो उनको लॉर्ड के नाम से जानते थे। ठीक है, जमींदार या लॉर्ड के नाम से पुकारा जाता था उनको, उन पर बैंक कसा जाता था, क्योंकि बहुत सारी संपत्ति वो लेके जाते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, ये अधिनियम जब पारित किया गया तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, डलहौजी को जानते ही हैं, व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति लाया था। व्यक्तिगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या इसको लिख सकते हैं हड़प नीति। ठीक है, हड़प नीति का प्रणेता था ये लॉर्ड डलहौजी। और इसने इतनी ज्यादा रियासतें, इतने ज्यादा राज्यों को विलय कर लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्षेत्राधिकार में, कि इसी का एक, यही एक कारण ये भी था कि 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, तो इस समय कौन था, गवर्नर जनरल भारत का लॉर्ड डलहौजी। और इस समय क्या किया गया, गवर्नर जनरल के कार्यकारी और विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। कार्यकारी, जो कार्यकारी कार्य थे और विधायी कार्य थे, उनको अलग कर दिया गया। और बहुत सारे विधान परिषद में नए सदस्य शामिल किए गए, और यहीं से पोर्टफोलियो गवर्नमेंट की शुरुआत होती है। पोर्टफोलियो, ठीक है, जैसा कि आज हम देख सकते हैं बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, विभाग होते हैं, इसी को पोर्टफोलियो बोलते हैं। इस चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, गवर्नर जनरल की जो विधान परिषद थी, जो गवर्नर जनरल की विधान परिषद को केंद्रीय विधान परिषद के रूप में भी जाना जाने लगा। यानी भारत में एकमात्र सत्ता का जो केंद्र था वो केंद्रीय विधान परिषद थी। ठीक है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सॉरी, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। ठीक है, वो क्या हो गई, सत्ता का केंद्र हो गई। और केंद्रीय विधान परिषद ने लघु संसद के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। ठीक है, संसदीय प्रणाली की शुरुआत यहीं से होती है। संसदीय प्रणाली की शुरुआत इसी अधिनियम के बाद से होती है। ठीक है, क्योंकि कानून यहाँ भी बनने लगे थे। तो इस तरह से हमने देखा है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 1800 कितना 1773 से 1857 के बीच किस तरह से अधिनियम आए, और उन्होंने कंपनी के कार्यों को साथ ही साथ भारत के प्रशासन को नियंत्रित करने का प्रयास किया। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे
कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 1857 से 1947 के बीच जो भी प्रावधान हुए, जो भी नियम आए, अधिनियम आए, उनके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से उन्होंने भारत के संविधान को, जो वर्तमान स्वरूप है भारतीय संविधान को, उसको प्रभावित किया। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह से मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को हिंदी मीडियम। ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं।